अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। चार औरतें चार कहानियाँ आप सब के लिए। पहली कहानी का नाम है खैर की तिजारत। राइटर कुर्रतुल-ऐन खुर्रम हाशमी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। इस वक्त कौन आ गया? मुसलसल बजती घंटी की आवाज़ पर मोबाइल पर अपनी बहन से बात करती आरफा ने घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे। जल्दी से फ़ोन बंद करके आरफा दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन है? आरफा ने दरवाजे में बनी छोटी खिड़की खोलकर बाहर झांका। घर के बाहर बने सीमेंट के थड़े पर एक खस्ता हाल बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। आरफा की आवाज़ पर बूढ़ी औरत ने सर घुमाया और इसे देखकर खुशदिली से मुस्कुरा दी। अम्मा, क्या चाहिए? इतनी गर्मी में बूढ़ी औरत को वहाँ बैठा देखकर आरफा का लहजा खुद ही नरम सा हो गया। बेटी, राशन लेने आई हूँ। सुना है आप लोग राशन बांट रहे हैं। बूढ़ी औरत ने उम्मीद भरे अंदाज में कहा। अम्मा, आपको गलतफहमी हुई। राशन बांटने वाला घर हमारा नहीं, मोहल्ले में पता कर लें। आरफा ने संजीदगी से कहा। अच्छा। अम्मा ने मायूसी से काफ़ी लंबी सांस ली। मेरी हमसाई बता रही थी कि कोरोना की वजह से यहाँ राशन बांट रहे हैं, इसीलिए आई थी। मगर अम्मा लाठी के सहारे बमुश्किल खड़ी हुई। आरफा को इसका मायूस होकर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगा। अम्मा, 1 मिनट रुकें, आरफा ने कहा और फिर तेज़ी से वापस चली गई। अम्मा, ये कुछ पैसे रख लें, हो सकता है कोई आगे किसी घर में राशन बांट रहा हूँ, आप पता कर लें। आरफा ने 500 का नोट अम्मा को पकड़ाते हुए कहा तो अम्मा का चेहरा खुशी से खिल उठा। बहुत शुक्रिया बेटी, अल्लाह बहुत खुशियाँ दे। अम्मा ने जल्दी से पैसे पकड़े और लाठी के सहारे चलती छोटे छोटे कदम उठाती वहाँ से चली गई। आरफा ने गहरी सांस ली। बीमारी और मजबूरी भी इंसान को कैसे दर दर भटकाती है। आरफा ने गेट बंद किया और अंदर चली गई। नसरीन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज सफाई किस तरह कर रही हो? आरफा ने झाड़ू देती नसरीन को टोका तो वो झाड़ू छोड़कर फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गई। बाजी सारी रात सो नहीं सकी। अब पंखे की पुरसुकून हवा में आंखें बंद हो रही हैं। नसरीन ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। हैरत है, जितना तो तुम काम करती हो, थकावट से नींद तो अच्छी आनी चाहिए। आरफा ने मुस्कुरा कर कहा। बाजी, नींद तो आ रही थी मगर बिजली नहीं थी। अब गर्मी में कैसे सोती? नसरीन ने मुंह बनाकर कहा। बिजली क्यों नहीं थी? आरफा ने सरसरी अंदाज में सवाल किया। बाजी, मालिक मकान ने हमारी बिजली बंद कर दी है क्योंकि हमने अभी तक बिल नहीं दिया। नसरीन ने परेशानी से कहा। बाजी, हम जिस मकान में रहते हैं, हमें नीचे बड़ा सा कमरा, छोटा वाशरूम और छोटा सा सहन मिला हुआ है, जिसके एक कोने में हम खाना पकाते हैं, दूसरे कोने में कपड़े धोकर वहीं तारों पर डालते हैं। एक कमरे में सिर्फ पंखा है जिसका बिल 10,000 आया है। अब आप बताएं, हम गरीब लोग 10,000 कहाँ से दें? नसरीन ने बेचारगी से कहा। इतना ज़्यादा बिल? तुम्हारे मालिक मकान ने मीटर के साथ 2 नंबरी की है, ज़रूर अपना लोड भी तुम्हारे मीटर पर डाल दिया। बाजी, मीटर तो एक ही है। मालिक मकान कहता है कि बहुत मसला है तो अपना मीटर अलग लगवा लो, एक मीटर पर आधा बिल तो देना ही होगा। नसरीन ने मुंह बनाकर कहा। नसरीन के मालिक मकान सर्दियों में भी गीज़र और हीटर चलाने का आधा बिल इनसे लेते थे। हालांकि दोनों चीज़ें नसरीन इस्तेमाल नहीं करती थी क्योंकि नसरीन और इसके 15 साल की बेटी सुबह काम पे निकलती और शाम ढले वापस आती थी। गीज़र और हीटर की शक्ल भी उन्होंने नहीं देखी थी। नसरीन का शौहर भी सुबह गया, रात को घर वापस आता था। सारा दिन ना गैस इस्तेमाल होती ना बिजली, फिर भी बिल ज़्यादा आता और आधा बिल नसरीन को हर हाल में देना ही पड़ता था। बाजी, बिल तो 20,000 है, आधा बिल हमने देना है। नसरीन ने मुंह बनाकर कहा। नसरीन, तुम्हें कितनी बार समझाए कि ये मकान छोड़ दो, तुम्हारे मालिक मकान अच्छे लोग नहीं हैं। बाजी, ठीक कह रही हैं। इस मकान के 3 हिस्से हैं। सबसे नीचे वाले हिस्से में हम रहते हैं, दरमियान वाले में मालिक मकान बीवी और एक बेटे, बहू और उनके 4 बच्चों के साथ रहते हैं, जबकि तीसरी मंजिल पे एक और बेटा अपनी बीवी 3 बच्चों के साथ रहता है। दोनों बेटों ने कूलर लगाए हुए हैं जो दिन रात चलते हैं, बिजली का बेदरेगा इस्तेमाल करते हैं, मगर बिल आधा आधा करते हैं। बाजी, सर्दियों में तो हमें शाम को सुई गैस की शक्ल देखना भी नसीब नहीं होती, जबकि ऊपर आती रहती है। शायद कोई मशीन है जिससे हमारी सुई गैस भी खींच लेते हैं। नसरीन ने हमेशा की तरह अपना दुखड़ा रोया तो आरफा सर हिलाकर रह गई। नसरीन इसके घर पिछले कई सालों से काम कर रही थी। बहुत ईमानदार और शरीफ थी, अपने काम से काम रखने वाली, इसीलिए आरफा इसका ख़ास ख्याल रखती थी। अपने शौहर से बात करो, ये मकान छोड़ दे। बाजी, कैसे छोड़ दें? हमारे पास एडवांस रकम देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। यहाँ भी तो एडवांस रकम दी होगी ना, इसी में कुछ पैसे डालकर कोई और घर ले लो। बाजी, यहाँ मालिक मकान ने एडवांस नहीं लिया था, किराया भी मुनासिब, एक कमरे का 6,000। अब इतने किराए में कोई और घर नहीं मिलता है।
किराया थोड़ा है, एडवांस नहीं लिया, इससे ज़्यादा तुम लोगों से बिल की मद में निकलवा लेता है, हद है भाई। आरफा ने मुंह बनाकर कहा तो नसरीन गहरी सांस लेकर उठी और दोबारा झाड़ू देने लगी। कैसी हो बेटी? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा हाल पूछ लूँ। पिछली बार आपने जो पैसे दिए थे मैंने इनसे अपनी दवाई ले ली थी। देखिए मेरी दवाई कितनी महंगी आती है। अगले महीने फिर वो अम्मा दवाई का पर्चा थामे आरफा के घर के बाहर मौजूद थी। आरफा समझ गई इसने हस्बे तौफीक कुछ पैसे इसे दिए। अम्मा खुश हो गई। अम्मा आप हर महीने की 5 तारीख को चक्कर लगा लिया करें। आरफा ने मुस्कुरा कर कहा तो अम्मा का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब हर महीने की 5 तारीख के आसपास अम्मा बाकायदगी से आरफा के घर आने लगी। आरफा ने अपने शौहर से बात करके हस्बे तौफीक इसका महीना लगा दिया था। अम्मा को आरफा के घर के अलावा आसपास घरों से भी लोग पैसे देते थे। कोई 100 रुपया दे देता, कोई 200, कोई 500, कोई 1000। अम्मा महीने के पहले हफ्ते में इस मोहल्ले का चक्कर लगाती और अच्छे खासे पैसे, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह जमा करके ले जाती थी। अक्सर अम्मा के साथ इसका कोई पोता या पोती भी आ जाते जिनकी हालत इतनी ख़राब नहीं लगती थी जितनी अम्मा की थी। बेटी मेरे सारे कपड़े फट गए, अपना कोई सूट तो दे दो। एक दिन अम्मा ने कहा तो आरफा सर हिलाकर वापस अंदर चली गई और अपना एक इस्तेमाल शुदा मगर अच्छी हालत का सूट निकाल कर अम्मा को दिया तो वो खुश होकर दुआएं देने लगी। एक बार अम्मा आई तो इसके हाथ में दवाइयों के 2-3 पर्चे थे। बेटी डॉक्टर ने आंखों का ऑपरेशन बताया, सब थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे हैं। अम्मा ने डॉक्टर का नुस्खा इसे दिखाते हुए कहा तो आरफा गहरी सांस लेकर रह गई। रोज़ बरोज़ अम्मा की ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी। अब अम्मा महीने के दरमियान में भी पैसे मांगने आ जाती। पहले कुछ अरसा आरफा मुरव्वत में इनकार ना कर सकी, मगर आरफा के लिए बार बार इस तरह पैसे निकालना मुमकिन नहीं था। अम्मा के अलावा और भी बहुत से करीबी मुस्तहिक और सफ़ेद पोश लोग उनकी मदद के मुंतज़िर थे। अम्मा मेरे लिए इससे ज़्यादा मदद करना मुमकिन नहीं है। एक दिन आरफा ने संजीदगी से कहा तो अम्मा समझ गई। इस दिन के बाद से अम्मा ने अपनी ज़रूरतों की लिस्ट आरफा को दिखाना छोड़ दी थी, क्योंकि आरफा अम्मा के बगैर कहे पैसों के अलावा खाने पीने की अशिया, कपड़े वगैरह देती रहती थी। नसरीन इतना सारा राशन कहाँ से लाई हो? नसरीन और इसकी बेटी काम पर आईं तो दोनों ने राशन के थैले उठाए हुए थे। आरफा ने हैरान होकर सवाल किया, बाजी इस गली में लाल गेट वाला घर है ना? हर महीने गरीबों में राशन बांटते हैं। पिछले कई महीनों से हमारे मालिक मकान उनसे राशन लेकर जा रहे थे। मेरे बंदे ने कल बाबा जी से पूछा तो उन्होंने इस घर के बारे में बताया। इस बार हम भी राशन लेने पहुंच गए। नसरीन ने खुशी से तफसील बताई। तुम्हारी तो मजबूरी समझ में आती है, मगर तुम्हारे मालिक मकान राशन लेने क्यों आते हैं? आरफा ने हैरान होकर सवाल किया तो नसरीन हंस पड़ी। बाजी आप भी बहुत भोली हैं। अपना छोटा सा घर होने से क्या होता है? पेट की आग और ज़रूरतें भी तो होती हैं ना। मालिक मकान ख़ुद तो मियाँ बीवी बूढ़े हैं, जिनकी दवाई का ख़र्चा भी काफ़ी है। इस वजह से उन्होंने नीचे वाला कमरा किराए पर दिया है। बेटे कुछ ख़ास काम नहीं करते, कमाते भी हैं तो अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हैं। माई बाबा का गुजारा किराए पर या लोगों की दी इमदाद पर होता है। वैसे भी आजकल के हालात में तो अच्छे भले लोग मजबूर बेबस होकर घरों में बैठे हैं। नसरीन ने कहा तो आरफा ने सर हिलाया। नसरीन की बात बिल्कुल ठीक थी। क्या आजकल तो बहुत से सफ़ेद पोश लोग काम या कारोबार बंद होने की वजह से परेशान हाल हैं। ये तो फिर निचले तबके के गरीब लोग हैं जिनके रोज़गार का कोई मुनासिब ज़रिया नहीं होता। अम्मा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अगले महीने अम्मा आई तो बार बार अपने मैले दुपट्टे से आंसू साफ़ कर रही थी। बस बेटी क्या बताऊं, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। औलाद भी अब बेहिस निकली। अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी ख़त्म नहीं होती। पिछले महीने बेटे को कर्ज़ लेकर रिक्शा लेकर दिया, मगर रिक्शे की ट्रक से टक्कर हो गई। बेटे की जान तो बच गई मगर चोटें बहुत आईं। रिक्शा भी तबाह हो गया। इन कर्ज़ ही पे सर पर बहुत चढ़ गया। 2 साल पहले अच्छा भला हम लोग भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे, मगर वो भी मर गई। आमदनी का एक ज़रिया बंद हो गया। कुछ दिन पहले बड़ा पोता पतंग उड़ाता और छत से गिरकर टांग तोड़वा बैठा। अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई, मगर इसके इलाज के लिए बहुत ख्वार होना पड़ा। अब मेरा खाविन बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। अम्मा बताते फूट फूट कर रो पड़ी। आरफा का दिल इसके दुख पर तड़प उठा। अम्मा अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान मत हो। आरफा ने इस बार पहले से ज़्यादा पैसे अम्मा को दिए तो दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। अम्मा के जाने के बाद भी आरफा इसके बारे में सोचती रही। बाजी कल मैं काम पर नहीं आऊँगी, सफाई करते हुए कहा। क्यों? आरफा ने हैरानी से सवाल किया। बाजी हमें नया कमरा किराए पर मिल गया। मेरे खाविन का दोस्त है, इसके घर का दूसरा हिस्सा खाली है। एक बड़ा और हवादार कमरा है, बावर्ची खाना भी अलग से बना है। छत पे भी हम जा सकते हैं, कपड़े तो हम छत पर ही धोया करेंगे। चलो शुक्र है, तुम्हारी भी इन मालिक मकान से जान छूट जाएगी। आरफा ने मुस्कुरा कर कहा, जी बाजी।
2 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। माई बाबा बहुत लालची हैं, दूध बेचा तो पानी डालकर, खालिस नहीं दिया कभी, और वो भी इतना महंगा। बिजली और गैस का बिल हमसे ज़्यादा लेते हैं। हालांकि इनके 3 ख़ानदान आबाद थे और हम 3 लोग। शुक्र है कि नए घर में हमारा मीटर अलग है। नसरीन ने मुतमईन अंदाज में कहा, एडवांस का क्या करोगी? बाजी, मेरे खाविन ने अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लिए, जिनमें से आधे हम मकान के एडवांस में देंगे और बाकी से सामान उठाएंगे। वैसे हमारा कौन सा सामान एक कमरे में आ ही क्या सकता है? नसरीन ने मुस्कुरा कर कहा। इस दिन काम करते नसरीन मुसलसल बोलती रही। नए घर में जाने की खुशी इसके चेहरे से आया थी। हाय बेटी, क्या बताऊं कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। पिछले दिनों हमारे घर चोरी हो गई। एक दिन अम्मा आई तो उदासी से कहने लगी, अम्मा आपके घर चोर को क्या मिल गया था? आरफा ने हैरानी से सवाल किया। बेटी, मेरे बेटे की 20,000 की कमेटी निकली थी, कम बखत मारे वही ले गए, अम्मा ने उदासी से कहा। यानी चोर कोई घर का बंदा ही था? आरफा ने हैरानी से पूछा तो अम्मा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, जानने वाला था, अम्मा ने गोल मोल जवाब दिया। आरफा ने अम्मा को पैसे पकड़ाए तो इसी वक्त नसरीन सूखी रोटियां, प्लास्टिक की खाली बोतलों को शॉप पर पकड़कर चलती हुई करीब आई तो एकदम चौंक गई। अम्मा भी इसे देखकर हैरान हुई। नसरीन, तुम यहाँ काम करती हो? अम्मा ने खुशी से सवाल किया। नसरीन का मुंह बन गया था। अम्मा यहाँ क्या कर रही हो? नसरीन ने मुंह बनाकर सवाल किया। तुम इन्हें जानती हो? नसरीन ने मुंह बनाकर कहा, जी बाजी, यही है हमारी मालिक मकान, पुरानी वाली, जिनके बारे में मैं बताती रहती हूँ। नसरीन ने तंजिया अंदाज में कहा और अंदर चली गई। अम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। नसरीन को नए घर में गए 6 महीने हो चुके थे। इन 6 महीनों में एक पंखे के साथ इसका बिल गर्मी में बहुत कम आया था। यानी पिछले मालिक मकान अपने हिस्से का बिल भी उनसे लेते रहे थे। ये कुछ महीने पहले तक हमारी किराएदार थी। इनके जाने के बाद तो जो भी किराएदार आया एक नंबर का धोखेबाज और चोर निकला। हमारे घर चोरी भी किराएदार के 15 साला लड़के ने की है, अम्मा ने जल्दी से बताया। तो आरफा गहरी सांस लेकर रह गई। अम्मा, तुमने कभी सोचा नहीं कि अपना मकान किराएदार होते हुए भी तुमको दर दर पर भटकना पड़ता है? तुम्हारे अच्छे भले काम, चलते कारोबार ख़त्म हो जाते हैं या इनमें रुकावट आ जाती है। बस बेटी, किस्मत ख़राब है, अम्मा ने गहरी सांस लेकर कहा। अम्मा, एक बात कहूँ? आरफा ने संजीदगी से कहा तो अम्मा ने इस बात में सर हिलाया। नीयत की खराबी को किस्मत पर कभी भी नहीं डालना चाहिए। बुरी नीयत ज़िंदगी में से सुकून, खैर व बरकत, खुशी, हर चीज़ अपने साथ ले जाती है। गरीब होना अलग चीज़ है, मगर सब कुछ पास होते हुए भी खैर व बरकत ना होना यह अलग बात है। अगर ऐसा मामला ज़िंदगी में पेश आए तो इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दो और अपने रोज़ाना के मामूलात पर गहरी निगाह रखो। कहीं कोई तकलीफ़, दुख, धोखा, झूठ, बदनीयती, लालच तो खैर के रास्ते में नहीं आ रहा। आरफा ने नरमी से कहा। खैर कैसे मिलती है? अम्मा ने हैरानी से सवाल किया तो आरफा मुस्कुरा दी। अल्लाह से खैर की तिजारत करो, तुम्हारी ज़िंदगी में भी खैर लौट आएगी। लोगों के साथ धोखा करने, इन्हें दुख पहुंचाने से, नाहक ज़्यादती करने से उनसे ज़्यादा नुकसान हमें खुद उठाना पड़ता है। वो लोग तो वक्ती तौर पर नुकसान या तकलीफ़ उठाकर अपने रास्ते पर चल देंगे, मगर हमारा किया बुरा अमल और सोच हमेशा के लिए तकलीफ़ और मुसीबत का बाइस बन जाता है। उम्मीद है तो मेरी बात समझ गई होगी। आरफा ने संजीदगी से कहा तो अम्मा ने भीगी आंखों के साथ पोंछ में वाइपर लगाकर पानी निकालती नसरीन की तरफ देखा। नसरीन ने भी सर उठाकर अम्मा की तरफ देखा, दोबारा अपना काम करने लगी। उस दिन के बाद अम्मा कभी आरफा से मदद मांगने नहीं आई, बल्कि काफ़ी अरसे के बाद एक दिन आरफा का शुक्रिया अदा करने ज़रूर आई थी कि आरफा की बताई खैर की तिजारत ने इसकी ज़िंदगी में खैर को वापस लौटाना शुरू कर दिया। ये बात तो आरफा नसरीन से पहले ही जान चुकी थी कि अम्मा ने नसरीन से की गई सब ज़्यादतियों की माफ़ी तलब की थी। नसरीन ने खुले दिल से माफ़ कर दिया था। आरफा का यकीन खैर की तिजारत पर मज़ीद पुख्ता हो गया था कि खैर का मामला बहुत सादा सा है। आप दूसरों के लिए खैर का बाइस बने, कायनात का हर ज़र्रा आपके लिए खैर बन जाएगा। कहानी नंबर 2, जिसका नाम है सोने के झुमके। राइटर हुरिया बतूल। अरसम, इस बार हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी धूमधाम से मनाएंगे। बच्चों को मैं अम्मी के पास भेज दूंगी, वरना वो कुछ भी ठीक से नहीं करने देंगे। मैंने यूट्यूब से देखकर थीम भी पसंद कर लिया। असल में मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है ना। अरसम ने हैरानी से शर्माती लजाती 7 साल पुरानी बेगम को देखा और ख़ुद भी 7 साल पीछे चला गया। शादी की पहली सालगिरह पर अरसम बहुत पुरजोश था, लेकिन परीसा ने यह सब गैर इस्लामी रसूमातें कहकर मना कर दिया। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारना गलत नहीं होता। अरसम ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन परीसा ने इसकी एक ना मानी।
तंग आकर अरसम ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। परीसा हर लिहाज से एक मिसाली बीवी साबित हुई थी। गुजरते सालों ने मूसा, ईसा और मिरहा को इनकी झोलियों में डालकर ज़िंदगी को खूबसूरत रंगों से भर दिया। अरसम बैंक की नौकरी से घर के अखराजात खुश असलूबी से पूरे करने के साथ साथ हर माह अच्छी खासी बचत कर लिया करता था। आज का नहीं, आने वाले कल का सोचा करें। बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है तो ईशा खर्चियाँ छोड़नी पड़ेंगी। ज़रा सी फजूल खर्ची पर परीसा इसे टोक दिया करती थी। बीवी की आज पहली फरमाइश पर अरसम ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले अपना क्रेडिट कार्ड इसके हवाले कर दिया, जो दिल चाहे ख़रीद लेना। परीसा को शादी के 7 बरस गुजर जाने की खुशी मनाने के लिए सुर्ख साड़ी बनवाई, जिस पर सिल्वर नगों का नफीस सा काम आंखों को खीरा कर रहा था। अरसम के लिए सफ़ेद काटन का सूट बनवाया, रेड और वाइट कमरे के पर्दे, हम रंग बेडशीट और रेड और वाइट ही कमरे की सजावट की। सफ़ेद केक पर इस्तादा लड़की रेड साड़ी पहने सफ़ेद सूट में मलबूस लड़के के हाथों में हाथ डाले इन दोनों का अक्स मालूम हो रहे थे। परीसा की इस कदर तवज्जो और तैयारी अरसम को हैरान करने के साथ साथ खुश भी कर रही थी। इसने प्लान के मुताबिक बच्चों को नानी अम्मा के यहाँ भेज दिया था और वो हर लम्हे को मोबाइल में कैद कर रही थी। कभी टिकटॉक बनाने लगती, कभी अरसम के हाथों में हाथ डालकर तस्वीर बनाने लगती। परीसा ने शौहर को घड़ी दी और अरसम ने नाजुक सी गोल्ड की रिंग उसकी उंगली की जीनत बना दी। अरसम के जाते ही परीसा ने सारी तस्वीरें, वीडियोस धड़ाधड़ व्हाट्सएप और मुतअद्दिद ऐप्स पर अपलोड करना शुरू कर दी। चंद मिनट बाद ही तारीफ़ों भरे मैसेजेस मौसूल होने लगे। कोई इसकी स्मार्टनेस का राज पूछ रहा था, कोई इसके डेकोरेशन को सराह रहा था। यार परी, तुम शादी के इतने साल बाद भी इतनी खूबसूरत लगती हो। इसीलिए तो अरसम भाई को अभी तक दीवाना बना रखा है। इसके और अरसम की एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखने वाली तस्वीर पर इसके दोस्त ने तबसरा किया तो मुस्कुरा दी। इंस्टा पर तो कमरे की डेकोरेशन ने धूम मचा दी थी। इसने इतनी मेहनत इसीलिए तो की थी। सब दोस्तों की पसंदीदगी का शुक्रिया। परी ने आखिरी स्टेटस लगाया और चेंज करने चली गई। अरसम बच्चों को लेकर आने ही वाला था। परीसा फ़कत सोशल मीडिया इत्तफा नहीं करती थी, वह व्लॉग्स बनाने लगी थी। इसलिए कभी घर के पर्दे बदल रही होती, कभी क्रॉकरी, कभी फर्नीचर बदलने का ख्याल दिल में समा जाता। अरसम, खुदा का वास्ता है, अब इस फटीचर सी गाड़ी का पीछा छोड़ दो। इसके साथ तो व्लॉग बनाते हुए भी शर्म आएगी। तुम कल ही ये गाड़ी बेच दो, हम चंद लाख डालकर नई गाड़ी लेंगे। इसने चंद लाख ऐसे कहा जैसे 10-20 हज़ार की बात कर रही हो। तुम पागल तो नहीं हो गई? नई गाड़ी के लिए जो चंद लाख चाहिए वो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा ही शो ऑफ करने का शौक़ मुझे कंगाल करके रख देगा। यार परी, अच्छी भली समझदार होती थी तुम, क्या हो गया तुम्हें? अरसम ने बेचारगी से इस्तफसार किया। वो पिछले कुछ महीनों से इन्हीं फजूल खर्चियों में उलझा हुआ था। अब मैं पहले वाली घरेलू परी नहीं, एक मशहूर व्लॉगर हूँ। मेरे सैकड़ों नहीं हज़ारों फॉलोअर्स हैं। जब तमाम रिश्तेदार जल भुन कर मेरी तारीफ़ें करते हैं तो मुझे बेइंतहा मज़ा आता है। सारी मेहनत चुटकियों में वसूल हो जाती है। परी ने मोबाइल की स्क्रीन इसकी आंखों के सामने करते हुए कहा, जहां व्हाट्सएप चैट में अरसम की छोटी बहन परीसा की ड्रेसिंग को सराह रही थी। माय डियर हस्बैंड, इसलिए तुम गाड़ी ख़रीदने के लिए पैसों की फ़िक्र ना करो। मैं अपना जेवर बेच कर तुम्हें पैसे दे दूँगी। परीसा ने मोबाइल मेज़ पर रखते हुए कहा तो अरसम हक्का बक्का रह गया। मैं तुम्हें बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करने दूँगा। आज जो लोग तुम्हारे शो ऑफ पर वाह वाह कर रहे हैं, कल को खुदा न खास्ता कोई मुश्किल आन पड़ी तो मदद करना तो दूर, तुम्हें रिप्लाई तक नहीं देंगे। अरसम गुस्से से कहकर घर से बाहर चला गया, लेकिन वो परीसा ही क्या जो मान ले। भूख हड़ताल, बच्चों से बेपरवाही ने अरसम को हथियार डालने पर मजबूर कर ही दिया। अरसम, तुम्हारी बड़ी बहन की मुबारकबाद देने का अंदाज़ देखो, साफ पता चल रहा है ऊपरी दिल से दे रही हैं। और तमन्ना भाभी तो जलकर भी गाड़ी की खुशी में ट्रीट मांग रही हैं। ये सब मेरी खुशहाल ज़िंदगी से बहुत जलते हैं। वो मैके और ससुराल दोनों के मुतालिक एक ही राय रखने लगी थी। अरसम इस पर एक खफा सी नज़र डालकर रुख मोड़ गया। परीसा ने कंधे उचका कर इंस्टा खोल लिया। गाड़ी लेने के बाद चंद दिन सुकून था, लेकिन फिर साल का आखिरी महीना दिसंबर आ गया। अरसम, नया साल आने में बस 4 दिन रह गए, हम न्यू ईयर पार्टी करेंगे। परी के कहने पर अरसम शशदर रह गया। शुरू में तो इसे परीसा का ही सब करना मोहब्बत का इजहार लगता था, लेकिन अब वो इस दिखावे से उकताने लगा था। यार परी, जब से तुम्हें सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने का खबर हुआ है, तुम बहुत फजूल खर्ची करने लगी हो। तुम लोगों को मुतासिर करने के लिए तुम्हारी इन फजूल हरकतों ने मेरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। जब मेरे सब्सक्राइबर्स 10,000 का हिंसा क्रॉस कर जाएंगे तो पैसे भी आने लगेंगे। मैं पागल नहीं हूँ जो बिना कोई फ़ायदा देखे ही सब कर रही हूँ।
ये डिजिटल दौर है, यह शोहरत और दौलत एक साथ कदम चूमती है। तुम इस बहस में ना पड़ो, पर जल्दी से मेहमानों के लिस्ट और मेन्यू डिसाइड करो। तैयारी तो मैं कर ही चुकी हूँ। परी ने शाह ने बेनियाजी से कहा तो अरसम किलस कर रह गया। न्यू ईयर पार्टी में हज़ारों रुपए झोंकने के बाद परीसा लोगों की तारीफ़ें बटोर रही थी, और शायद सब्सक्राइबर्स भी। लेकिन अरसम परेशानी से अपनी खाली जेब के बारे में सोच रहा था। अब मैं परीसा की बातों में आकर एक पैसा नहीं खर्च करूँगा। इतने पैसे बर्बाद करते से ज़रा अफसोस ना हुआ? मुझे सोने की झुमके गिफ्ट करो। तुम्हें पता है सब व्लॉगर्स ने अपने शौहरों की तरफ से मिलने वाले सरप्राइज़ तोहफ़ों की पोस्ट की हुई है। मैंने भी कर दी और सही बताने वाले को इनाम देने का भी ऐलान कर दिया। परी ने मोबाइल तकिए के नीचे घुसाते हुए अपना नया कारनामा बताकर लाड से फरमाइश की। परी प्लीज़ बच्ची मत बनो। पैसे दरख्तों पर नहीं लगते जो मैं आए दिन तुम्हारी फजूल फरमाइश पूरी कर सकूं। मेरे अकाउंट में बमुश्किल 1-1.5 लाख बचे होंगे बस। ये सब फजूल हरकतें हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों पर नहीं जचती, इसलिए अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तुम। अरसम ने अपने गुस्से को दबाने की हत्तल इम्कान कोशिश की और प्यार से भी समझाने लगा। अरसम, अब मैं पोस्ट लगा चुकी हूँ, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं ईद पर हर हाल में सोने के झुमकों के साथ व्लॉग बनाऊंगी। परीसा ने इसके बाजू पर अपना हाथ रखते हुए दो टोक लहजे में कहा। इसे पैसों से ज़्यादा व्लॉग बनाने की फिक्र थी। परीसा, हर चीज़ इंसान के लिए तब तक फ़ायदा मंद है जब तक इसे एक हद तक इस्तेमाल किया जाए। तुम सोशल मीडिया में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हो। मुझे परेशान मत करो, मैं कुछ माह बाद तुम्हें झुमके ला दूंगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से इस बारे में एक लफ्ज़ ना सुनूं। अरसम को लग रहा था इस मामले में थोड़ा सख्त होगा तो ही परी इसकी बात समझेगी। तो मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? तो ये दौलत संभाल कर रखो अपने पास। मैं बच्चों को लेकर अम्मी के घर जा रही हूँ। वो झटके से उठी और अलमारी खोल कर अपने और बच्चों के कपड़े निकालने लगी। परी, आहिस्ता बोलो, बच्चे जाग जाएंगे। अरसम ने तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए बेचारगी से कहा। मूसा, ईसा उठो, हम नानों के घर जा रहे हैं। परीसा ने कपड़े बेड पर पटके और बच्चों को झंझोड़ने लगी। परीसा प्लीज़, बच्चे रात के इस वक्त डिस्टर्ब होंगे। मैं कह तो रहा हूँ 2-3 माह में झुमके दिलवा दूंगा। अरसम के इल्तजाइया लहजे का भी इस पर खातिर खा असर न हुआ। सामने खड़े अरसम को नज़रअंदाज करके मिरहा को गोद में उठाने के लिए बढ़ी। अच्छा बाबा, सोने के झुमके ले आऊँगा, प्लीज़ तुम बच्चों को सोने दो, खुद भी आराम से सो जाओ, अरसम ने हारे हुए लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गया। परीसा फखरिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वहाँ बैठ गई। अगले दिन अरसम सोने के झुमके ले आया। परीसा ने झुमकों को ठीक तरह से देखना भी गवारा नहीं किया। अरसम को उजलत में थैंक यू कहकर झुमकों को लकड़ी के खूबसूरत से ज्वेलरी बॉक्स में रखा और लॉन में से गुलाब के ढेर सारे फूल तोड़ लाई। फूलों के बीच इस बॉक्स को रखा जो बहुत प्यारा लग रहा था। परीसा हर एंगल से उसकी तस्वीर बनाने लगी। तो क्या होगा मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट? इसने हस्बे मामूल व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पर तस्वीरें पोस्ट की और तारीफ़ी कलमात का इंतज़ार करने लगी। सोने के झुमके हासिल करने के बावजूद परीसा का मामूल जूं का तूं था। परीसा इस असराफ और दिखावे से कभी ना निकल पाती, लेकिन अरसम के एक्सीडेंट ने इसकी सोच, ज़िंदगी, तरजीहात को बदल कर रख दिया। परीसा को अरसम के एक्सीडेंट की इत्तला मिली तो जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि पैसे लेकर जा सके, लेकिन दराज में रखे चंद हज़ार इसका मुँह चढ़ा रहे थे। अब मैं किससे पैसे मांगूं? अरसम ठीक कहता था। अच्छे बुरे वक्त के लिए अचानक इसकी नज़र अपने कानों पर पड़ी। ओ हाँ, ये सोने के झुमके बेचकर काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। इसने कानों से झुमके निकालकर पर्स में रखे। छोटे भाई को जल्दी पहुंचने का कहा। एहसन 10 मिनट में इसे लेने पहुंच गया। वो बच्चों को हमसाई के घर छोड़कर तेज़ी से बाइक की तरफ भागी। एहसन डॉक्टर के पास गया तो परेशानी से बेंच पर बैठ गई। अचानक किसी ख्याल के तहत इसने मोबाइल फ़ोन निकाला और टाइप करने लगी। सब मेरे अरसम के लिए दुआ कर दें, वो हॉस्पिटल में। अरसम के सर पर गहरी चोटें आई थी, इसीलिए अभी तक वो बेहोश था। डॉक्टर्स अभी मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। वो परीसा जिसके हर पोस्ट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स होते थे, आज इसकी पोस्ट पर चंद एक लोगों के सिवा कोई नहीं आया था। परीसा जी, आपको भी हमदर्दी बटोरने का शौक़ हो गया? अब सोशल मीडिया पर भी बंदा चल फिर नहीं सकता, यहाँ भी लोग आंसू बहा रहे होते हैं। बीबी, फ़ोन छोड़ो और मियाँ की तीमारदारी करो। इस किस्म की बहुत सी बातें पढ़कर परीसा शशदर रह गई। वो तो अपने फॉलोअर्स को अपनी फैमिली की तरह समझती थी। इसी फैमिली की तरफ से कहा गया हर लफ्ज़ इसके दिल को ज़ख्म खोलदा बना रहा था। मुस्कुराते चेहरे हर कोई अपना लेता है, लेकिन आंसू बहाने वाले की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ाता। अरसम की कही बात याद आई तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। व्हाट्सएप खोला तो इसके और अरसम के बहन भाइयों के मैसेज इसकी भरमार हो गई। हर कोई इसे तसल्ली दे रहा था।
कोई खाना लाने का कह रहा था, कोई बच्चों का पूछ रहा था। अच्छे वक्त में हज़ारों वाह वाह करने वालों से बेहतर चंद मुखलिस लोग हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़े हों। इसे लगता था अरसम के घर वाले और यहाँ तक कि इसके अपने घर वाले इससे जलते हैं। उनका वक्त वो सोशल मीडिया पर गुजारती। मैंने शो ऑफ करने के लिए लाखों रुपए उजाड़ दिए, बच्चों को नज़रअंदाज किया, शौहर को परेशान किया और अपनों से दूर हो गई। इसने आंसू साफ करते हुए फ़ोन उठाया और सारी बेमसरफ ऐप्स को डिलीट कर दिया। बस अपनों से जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप रहने दिया। अब मैं घर और बच्चों पर ध्यान दूंगी। परीसा ने खुद से अहद किया और एक ने अज़्म का दामन थाम कर अरसम के पास चली आई। कहानी नंबर 3, जिसका नाम है राह के सितारे। राइटर आरफा फजल शाह। भाई मैं तो कहती हूँ खुदा किसी दुश्मन को भी बड़ी बहू ना बनाए। ना दिन का चैन, ना रात का सुकून। देवर साहब के फरमाइशी प्रोग्राम अलग तो नंद के मुतालबे अलग, ऊपर से सास ससुर का ख्याल रखने की ताकीद के अलावा तो मिजाजी खुदा को कुछ सोचता ही नहीं। गजरेला बनाते वक्त अरीबा की सोच के घोड़े सर पर दौड़ते जा रहे थे। मेवाजात काटते हुए तो इसका बस नहीं चल रहा था कि घर वालों की फरमाइशें छुरी के नीचे रखकर काट डाले। गर्दनें काटने का ख्याल अभी नहीं आया था। भाई अब इतनी भी तो पत्थर दिल नहीं थी वो। वाह भाभी, दिल खुश कर दिया, क्या खुशबू है। अल्लाह आपको यहाँ सदा आबाद रखे। वरना मेरी लज्जत व दहन का ख्याल कौन रखेगा। उमर को गजरेले की खुशबू लाउंज से किचन तक खींच लाई थी। लज्जत व दहन का ख्याल कौन रखेगा। तुम जानो और तुम्हारी मुस्तकबिल की दुल्हन जाने। मेरी जान छोड़ो। अरीबा सोच ही सकी, कह नहीं सकती थी। इसने मसनूई मुस्कुराहट से उमर को नवाजा और मेवे डालकर आंच बंद कर दी। इतवार की सुबह का आगाज़ मामूल के दिनों से हटकर हुआ था। लाउंज में खूब रौनक थी। उमर घोड़ा बना हुआ था और सारम को चक्कर पे चक्कर दिला रहा था। रिहान के कब्जे में सिदरा का मोबाइल था। वो कोई गेम खेल रहा था। अब्बा जी अखबार के मुताले में गुम थे। एक नज़र बच्चों पे भी डाल लेते। अम्मी अरीबा के साथ किचन में मसरूफ़ थी। आज फरमाइशी प्रोग्राम ज़्यादा ही लंबा हो गया था। अरीबा के नातवा कंधे अकेले बोझ उठाने से कासिर थे, लिहाजा अम्मी की मदद लाजम मलजूम थी। आज सबकी छुट्टी थी, लिहाजा सब हलवा पूरी का नाश्ता करना चाहते थे। अरीबा से पूरी कभी भी नर्म नहीं बनती थी, अकड़ कर सख्त हो जाती थी। अम्मी नरमो गुदास सी पूरियाँ निकालती जा रही थी। अरीबा ने चाय को दम दिया। हलवा तैयार हो चुका था। कुछ ही देर में इसने नाश्ता टेबल पर लगाया तो खुशबू सारे में फैल गई। सभी ने फ़ौरन अपने मामूलात तर्क किए और टेबल के गिर्द इकट्ठे हो गए। जी ओ प्यारी माँ, दिल करता है हाथ चूम लूँ। उमर ने पूरी अपनी प्लेट में रखते साथ ही हाँक लगाई। सास बहू की जोड़ी जिंदाबाद। सिदरा ने नाश्ते से इंसाफ करते अम्मी और भाभी की तारीफ़ की। नाश्ता खुशगवार माहौल में किया गया, मगर अरीबा का जहन बार बार भटक कर अली की तरफ जा रहा था। कराची गए से 2 माह होने वाले थे। अभी तक इसने लाहौर का चक्कर नहीं लगाया था। अलबत्ता फ़ोन पर सबसे बात होती रहती थी। अरीबा को शौहर के बगैर सारी रौनक फीकी फीकी लग रही थी। अरीबा की शादी को 6 साल का अरसा हो चुका था। ससुराल में सास ससुर, एक देवर और एक नंद थी। अली एक ख्याल रखने वाला शौहर था। अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा था। ससुराल में बज़ाहिर अरीबा खुशबाश थी, मगर दिल के कुछ अरमान हनूज बाकी थे। देवर और नंद का फरमाइशें करते रहते थे, लिहाजा इसका काफ़ी वक्त किचन में गुजरता था। कुछ अर्सा पहले अली का ट्रांसफ़र हुआ था। वो रोशनियों के शहर रवाना हुआ तो अरीबा की आंखों की लौ मद्धम हो गई। अली जब कराची गया तो इसके दिल में उम्मीद जागी कि वो भी चली जाएगी। इसका भी एक आशियाना होगा। अपने बच्चों और शौहर के साथ वो अपना घर अपनी मर्ज़ी से सजाएगी। मगर जब अली इससे ख्वाहिश का इजहार किया तो इसने सुनते ही मना कर दिया। हद करती हो अरीबा, अम्मी अकेली रह जाएंगी। अली, अम्मी के पास सिदरा है, उमर है और अब्बू भी है ना। अरीबा ने कोशिश जारी रखी। सिदरा कॉलेज जाती है। अब्बू और उमर की अपनी अपनी मसरूफियात हैं। अम्मी घर की जिम्मेदारी उठाने की काबिल नहीं है। तुम्हारा मुतालबा गलत नहीं। उमर की शादी हो गई तो सोचा जा सकता है, फ़िलहाल तो नामुमकिन है। अरीबा ने कुछ कहना चाहा, मगर अली ने सख्ती से टोक दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। दिल उदास था और एक फांसी महसूस हो रही थी, मगर क्या हो सकता था, लिहाजा चुप बैठ गई। मौसम अचानक ही अबर आलूद हो गया। बारिश के इम्कान नज़र आ रहे थे। अरीबा ने कपड़े इस्त्री करने थे, लिहाजा जल्दी जल्दी संभालने लगी। बच्चों ने लाउंज में खिलौनों का अंबार जमा किया हुआ था। कपड़े अलमारियों में हैंग करके खिलौने ठिकाने लगाए और दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगी। हवा अगर आंधी की शक्ल अख्तियार कर गई तो सारे कमरे और किचन गर्द से अट जाता। बच्चे उमर के साथ दुकान गए थे। कुछ ही देर में लौट आए। क्या था जो अली मुझे साथ ले जाते। इन मुफ्त की खिदमतों से जान छूट जाती। बेदिली से काम में मसरूफ़ हो गई। ईशा की बात अरीबा नमाज़ पढ़कर लेटने ही लगी थी कि छोटी बहन की कॉल आ गई। अम्मी की तबीयत ख़राब थी और वो इसे याद कर रही थी।
अरीबा का दिल ही बैठ गया। मामला सीरियस ही था, वरना इसको कभी भी परेशान नहीं किया जाता था। अब नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसी टेंशन में रात आंखों में कट गई। सुबह सुबह उमर के साथ इस्लामाबाद रवाना हुई। मैं कि पहुँच कर अम्मी को देखा, वो ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई थी। अरीबा ने तो इनको देखते ही रोना शुरू कर दिया। बहन भाइयों ने तसल्ली दी और अम्मी ने समझाया तो आंसुओं में कमी आई। उमर दूसरे दिन वापस चला गया, लेकिन अरीबा ने अम्मी के पास ही रुकने का फ़ैसला कर लिया। बच्चों की तरफ से बेफिक्र थी। माँ से ज़्यादा तो फुप्पो, चाचू और दादू से मानूस थे। 2 हफ्ते अम्मी की खूब खिदमत की। वो पहले से बेहतर हो गई तो फ़ौरन अरीबा के पीछे पड़ गई कि अब इसे वापस जाना चाहिए। ऐसी तो होती हैं माएँ, बेटियों को अपने घर में आबाद देखने की ख्वाहिश रखने वाली। कुछ दिन मज़ीद रुक कर अरीबा ने वापसी का इरादा कर लिया। जब वो भाई के साथ वापस आई तो मगरिब का वक्त था। उमर ने तो इसे देखते ही नारा लगाया, शुक्र है भाभी वापस आ गई। सिदरा की जले हुए खाने से बच तो जाऊंगा मैं अब। अरीबा मुस्कुरा दी और सारम और रिहान को खुद में भींच लिया। अम्मी, अब्बू और सिदरा से मिलकर इसकी आंखें नम हो गईं। इस पे आगही का दर्द वाह हो चुका था कि ये प्यारे रिश्ते ही तो इसका साथ देते थे। अगर वो अली के पास होती तो इतने दिन बच्चों को छोड़कर अम्मी के पास रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सिदरा इन्हें होमवर्क कराती, साफ़ सुथरा रखती थी। उमर स्कूल छोड़कर आता था, ध्यान रखता था, पार्क ले जाता। हर काम वो बग़ैर नाक भून चढ़ाई किया करता था। दादा दादी की तो बच्चों में जान थी। सब सिदरा की कदर करते थे, उसकी राय को अहमियत देते थे। इसका फ़र्ज़ था कि वो भी इनसे मोहब्बत करती। रात का खाना अम्मी और अरीबा ने बनाया और इसे ज़बरदस्ती आराम करने को भेज दिया, क्योंकि वो सफ़र करके आई थी। उमर और अब्बू अरीबा के भाई को कंपनी दे रहे थे। अगले दिन का सूरज मामूल से ज़्यादा रोशन और चमकदार था। अरीबा आज खुशी से कामों में मसरूफ़ थी। दिल से हर बदगुमानी और गुबार छट गया था। मस्बत सोचना शुरू कर दिया था तो अपना आप हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। सुकून महसूस हो रहा था। ना थकावट हुई, ना ही दिल भारी हुआ। काम तो पहले भी करती थी, लेकिन चिड़चिड़ापन, बेदिली, थकावट रहती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं था। इसने उमर और सिदरा की पसंद का लंच तैयार किया और इन्हें आवाज़ दी। रौनक थी, खुशियाँ थी, हर तरफ मोहब्बत रक्सां थी। ससुराल में कभी कभी हम भी ज़्यादती कर जाते हैं। अपने किए गए कामों को याद रखते हैं, दोहराते हैं, एहसान जिताते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दूसरे हमारे कितना काम आते हैं। साथ रहना ही है तो क्यों ना दिल से रिश्ता निभाया जाए। नीयत साफ़ होगी तो अजर भी तभी मिलेगा। कहानी नंबर 4, जिसका नाम है मेहरन फुप्पो। राइटर आरफा फजल शाह। मैंने जब ससुराल में कदम रखा तो सबसे ज़्यादा ख़दशात मुझे मेहरन फुप्पो की वजह से लाहक थे। रही सही कसर दोस्तों, कज़न्स ने पूरी कर दी। मेरा व्हाट्सएप तो इन दिनों ससुराल, ख़ास तौर पर फुप्पो से मुतालिक ख़तरनाक पैगामात से भर चुका था। इन दिनों मेरे सबसे ज़्यादा डर का बाइस ससुराल नामी गोरख धंधा और ख़ास तौर पर मेहरन फुप्पो का वजूद था। बदकिस्मती से मेहरन फुप्पो तबीयत की ख़राबी की वजह से बारात के साथ ना आ सकीं। मेरी दोस्त आलिया ने तो पूरे यकीन से अपना बयान जारी कर दिया और तो और आवाज़ भी धीमी नहीं रखी। लो भाई सादिया, तुम्हारी मेहरन फुप्पो तो भतीजे की बारात लेने भी नहीं आई। ज़रूर किसी न किसी बात पर नाराज़ होकर बैठी होंगी। हाँ जी, और नहीं तो क्या। 90% फुप्पियों के यही तो हालात हैं। ऐन मौका पर दगा दे जाना, और वजह ये होगी मुझे अच्छा सूट नहीं दिलाया, दूल्हा की खाला का ज़्यादा अच्छा। या फिर ये एतराज़ होगा कि दूल्हा के साथ सजी हुई गाड़ी में बैठकर जाने का हक फुप्पो का है, मुँह मानी क्यों बैठ गई। लो जी, बस मैं नहीं जाती। ये मेरी बचपन की सहेली नाजिया का तबसरा था। मैं तो दुल्हन बनी हुई थी, बोली तो कुछ नहीं, लेकिन दिल में उनके एक एक लफ्ज़ की तायद ज़रूर कर रही थी। आलिया ने और अफसानवी सिचुएशन बताकर तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। बारात रवाना हुई तो आलिया और नाजिया पीछे रह गई। अलबत्ता इनकी बातों की बाज़ गश्त साएँ साएँ करते कानों में अभी भी गूंज रही थी। मुख्तलिफ रस्मों के बाद मुझे कमरे में पहुंचा दिया गया तो तब मेहरन फुप्पो छोटे छोटे कदम उठाती मेरे पास आई। नई ज़िंदगी के लिए बहुत सी दुआएं और नसीहतें की, लेकिन अब याद नहीं आ रहा उन्होंने क्या कहा था। ख़ानदान भर और नासिर के दोस्तों के घर दावतों का सिलसिला निमटा तो किचन की जिम्मेदारी मेरे नातवां कांधों पर डाली गई। मैं तो इन दिनों सबसे ज़्यादा मोहताज मेहरन फुप्पो से रहती थी। सास मेरी नेक फितरत, नर्म दिल की मालिक थी। मुझे ऐसा लगता था ज़रूर मेहरन फुप्पो ने इनको टफ़ टाइम दिया होगा। मेहरन फुप्पो को अपनी शादी के कुछ महीनों बाद ही तलाक हो गई थी। तब से नासिर लोगों के साथ ही रहती थी। सरकारी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी। मेरे साथ मोहब्बत से पेश आती थी, लेकिन नई दुल्हन को तो ऐसा ही प्रोटोकॉल मिलता है ना, असल रंग भी दिखा ही देंगी। खैर, मैं बात कर रही थी किचन की जिम्मेदारियों की। जब पहली दफ़ा मैंने खाना बनाया तो मुझे यकीन था मेहरन फुप्पो गलतियाँ निकाल कर मुझे बेइज्जत करेंगी।
खुद वो बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, लिहाजा अपने नंबर तो बढ़ाएंगी ना। दस्तरखान लगाकर सब ने खाना शुरू किया। तो भी मेरी नज़र मेहरन फुप्पो पर थी, लेकिन ये क्या, सबके साथ साथ मेहरन फुप्पो ने भी खाने की दिल खोल कर तारीफ़ की। खाने के बाद उन्होंने मुझे नाजुक सा चांदी का ब्रेसलेट गिफ्ट किया। इतना प्यारा था कि मैं इनकी पसंद की वाह दाद दिए बगैर रह ना सकी। लेकिन दिल ही दिल में इनके सामने मैं नहीं बोली। मुझे जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, आज तो अच्छी बन रही हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वक्त तो मेरी सोच यही थी। ज़िंदगी अब मामूल पर आ चुकी थी, घर की मसरूफियात ज़्यादा थी, लिहाजा मैं भी इनमें खोकर रह गई। मेरन फुप्पी काम में हाथ बटा देती थी। मौसम गर्मा की छुट्टियां थी तो इनका वक्त भी घर पे गुजरता था। मैंने ज़्यादा बात कभी भी नहीं की थी। एक चुप और 100 सुख का फार्मूला मैंने पल्लू से बांध लिया, लेकिन इस पर अमल सिर्फ मेहरन फुप्पो के लिए करती थी। वो बात करती तो भी मैं हूँ हाँ में जवाब देती। सास, अम्मी, ससुर और नासिर से मैं न सिर्फ बातें करती बल्कि नासिर का दिमाग तो मैं चाट ही लेती थी। इसी वजह से उन्होंने मेरा नाम बीबीसी का नुमाइंदा रखा हुआ था। बोलना शुरू करती तो मुंह बंद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता। मेहरन फुप्पो बज़ाहिर तो मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन मेरी ज़ीरक निगाहों ने जांच लिया, वो कभी भी किसी मामले में अपनी राय नहीं देती थी। सबकी सुनती और मुस्कुरा देती। मुझे तो इनका ऐसा करना ज़रूरी लगा। मीस नहीं है भाई, चुपचाप मुझसे तो नहीं होती मुनाफ़क़त, जो दिल में वो बोलती हूँ। नाजिया की कॉल आई तो मैंने मेहरन फुप्पो के लिए इन ख्यालात का इजहार करना बहुत ज़रूरी समझा। वक्त गुजरता गया, कितनी बहारें आईं, गुजर गईं। वक्त ने साबित कर दिया कि मैं इन खुश नसीबों में से थी जिसका पाला रिवायती ससुराल से पड़ा था। अच्छे, शरीफ और कदर करने वाले ये लोग मिले। मेरे नन्हे शहजादों अबू बकर और उमर में तो घर वालों की जान थी। मुझे तो वो अपने पीछे लगाए रखते। जुड़वा तो थे, घर के मुख्तलिफ कोनों में कोई ना कोई शरारत करते हुए पाए जाते। इनके साथ मसरूफ़ होकर मैं मेहरन फुप्पो से मुतल्लिक़ा ख़दशात और एहतियाती तदाबीर से गाफिल हो चुकी थी। मुझे वक्त के साथ साथ ये अंदाज़ा भी हो गया कि मेहरन फुप्पो बेज़रर थी। उनकी तरफ से मुझे कभी भी मामूली सी परेशानी का एहसास भी नहीं हुआ। मामूलात ज़िंदगी में हलचल तब हुई जब मैंने नासिर से जॉब करने की बात की। नासिर ने तो पूरी बात भी नहीं सुनी और इनकार दाग दिया। रिवायती मर्द बीवी को खुद से आगे जाते कहाँ देख सकते हैं। बस बच्चे पालो और इनके माँ बाप की खिदमतें करो। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और मेरी नाजिया तक। इसने भी मेरी फरियाद को सीरियस नहीं लिया और इधर उधर के बातों के बाद फ़ोन ही काट दिया। बहुत दिनों बाद मैके जाना हुआ तो वक्तन फ़वक्तन सबकी कॉल्स आती रहीं। मुझसे ज़्यादा घर वाले बच्चों को मिस कर रहे थे। इन दिनों मुझे एहसास हुआ था कि मेरा खूंटा तो मजबूत हो चुका है। इस ख्याल के आते ही मेरे होंठों पे मुस्कान बिखर गई। नासिर की कॉल आई तो मैंने दोबारा जॉब की बात की। बहस तवील हुई तो इनका लहजा तल्ख हो गया। मैंने भी गुस्से में कॉल काट दी। मेरी डिग्री ज़ाया हो रही है, इतने अरसे बाद जॉब्स अनाउंस हुई हैं, सुनहरी मौका है, मैं तो कभी भी हाथ से जाने नहीं दूंगी। नासिर की मोहताज नहीं हूँ मैं, अपना और बच्चों का पेट पाल लूँगी। घर में कैद करके रखना चाहते हैं मुझे। ये सिला दिया मेरी इतने सालों की मोहब्बत और ख़िदमत का। अम्मी और बहन के सामने मैंने दिल हल्का किया। मेरी बहन के मुताबिक भी मैं हक़ पर थी। महंगाई अरूज पर है, 2 बच्चों का साथ है, कमाओगी तो बच्चों की और अपनी ज़िंदगी आसान होगी। बहन की बात मैंने पल्ले बांध ली और नासिर लेने आए तो जाने से इनकार कर दिया। नौकर हूँ मैं और ना ही इनके हुक्म के ग़ुलाम। अम्मी के समझाने पर तो मैं ज़्यादा ही चिढ़ जाती थी। सारी गलती हमारी माँओं की है। डोली जा रही है, अब जनाजा ही उठे, जैसे फजूल नसीहतें करके हमें सारी ज़िंदगी दबकर जीना सिखाती हैं। मैं साबित करूँगी कि मैं नासिर के बग़ैर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। बच्चे मैं ख़ुद पाल लूँगी। अब वो ज़माने गुजर गए जब बच्चे पाँव की जंजीर होते थे। मैं नौकरी करूँगी, बच्चों का खर्च मैं उठाऊँगी, अच्छी ज़िंदगी दूँगी इन्हें। बल्कि हर माँ अपनी बेटी को यही सिखा कर भेजे, शौहर खुदा नहीं है, इसे इसकी हद में रखें। सास ससुर की खिदमत बहू पर फ़र्ज़ नहीं। माँ बाप की वजह से ही तो नासिर मुझे जॉब नहीं करने देते। मैं घर से जॉब के लिए जाऊँगी तो बेदाम के ग़ुलाम, हाथ बांधी लौंडी कहाँ मिलेगी इनको। 21वीं सदी की लड़कियों में सर उठाकर जीने वाली, रोशन ख्याल, बाशऊर। 5 साल खिदमत की, मोहब्बत की, 2 फूल जैसे बेटे दिए, फिर भी ये कदर है मेरी। सिर्फ एक ख्वाहिश की मैंने तो नासिर ने आंखें माथे पर रख लीं। अब आएँ तो गेट से ही वापस कर देना। मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक, वरना तलाक के कागजात मुझे भेज दें। नहीं रहना मैंने ऐसे तंग नज़र मर्द के साथ। अपना आप दिखाई दिया नासिर ने। भाई के सामने मैंने खूब बयानात दागे। अम्मी ने तो मेरे रोशन फरमोदात सुनकर दिल ही थाम लिया। उनके बकौल में नाशुक्री थी जो अच्छे ससुराल ने एक शौहर, फूलों जैसे बेटे होने के बावजूद बेजा ज़िद लगाकर बैठ गई थी। लेकिन मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तो अजीब सी हो गई थी। तलाक को तमगा समझ कर सीने पे सजाने को तैयार। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी का
लोगों अपना कर मैं तो इन दिनों हकूक़ निस्वां की अलंबरदार बनी हुई थी। पहली आवाज़ अपने हक़ के लिए उठाई। नासिर ने कई फ़ोन किए, लेने आए, सास ससुर आए, मगर मेरी एक ही ज़िद, नासिर मेरी जॉब के हक़ में नहीं थे। ये शायद अब अना का मसला बना लिया था। सास ससुर के समझाने पर भी नाराज़ी हुए। अम्मी के घर मुझे तकरीबन 20 दिन हो गए थे जब बैल हुई। 3 बजे दोपहर का वक्त था। मेरे लबों को मगरूर मुस्कुराहट छू गई। मुझे लगा था नासिर ऑफिस से वापसी पर आ गए होंगे। आखिर हार मान ही ली बेचारे ने। जाहिर है मेरी जैसी बीवी कहाँ मिलेगी इन्हें। भाई ने गेट खोला और मैं जुमले जहन में तरतीब देने लगी, लेकिन ये क्या, भाई के पीछे मेहरन फुप्पो ने लाउंज में कदम रखा। इतने अरसे में पहली दफ़ा आई थी। बच्चों को प्यार करके मेरे पास ही बैठ गई। मेरे माथे पर बोसा दिया तो मेरा दिल भी थोड़ा सा भर आया। नासिर की बेजा ज़िद, अपनी जॉब से मिलने वाली सहूलियात, बच्चों का मुस्तकबिल, महंगाई, अखराजात और अपने हक़ में दलाइल मैंने सब मेहरन फुप्पो को बता दिए। इतनी लंबी बात मैंने पहली दफ़ा उनसे की थी। उन्होंने तवज्जो से मेरी पूरी बात सुनी थी। मैं जब बोल बोल कर थक गई, बात पूरी हो गई, चुप हुई तो उन्होंने मेरा हाथ हाथों में थाम लिया। सादिया, मेरी कोई बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की होती। बरसों पहले मैंने अपना आशियाना अपने हाथों उजाड़ा था। मेरे शौहर नेक फितरत थे, घर वाले भी अच्छे सुलझे हुए लोग थे। आज ये कहने में कोई आर नहीं कि सारी गलती मेरी थी। उनकी मोहब्बत और शराफत को मैं अपनी नौकरी से मरऊबियत समझती रही। मुझे ये लगता था कि वो मेरी तालीम और मेरी नौकरी से दबे हुए हैं। मैं शौहर की मोहताज नहीं, अपना कमाती हूँ। मुझे ससुराल वालों की खिदमतों खुशामदों की ज़रूरत नहीं। छोटी छोटी ज़िदों से बढ़कर मैंने अलग घर की बड़ी ज़िद बांध ली। मेरा शौहर ये ना कर सका तो मैंने बढ़ चढ़कर तलाक का मुतालबा किया और आज तुम्हारे सामने हूँ। भाई भाभी नासिर मुझे सर आँखों पर बिठाता है, लेकिन इस घर में मुझे हक़ की मलकियत का एहसास नहीं होता। मैं कभी किसी के मामले में बोल नहीं सकती। मेरा दामन खाली है। साथ ही टीचर्स अपने बेटों, शौहर और पोते पोतिया के साथ आती हैं तो स्कूल का गेट अबूर करना मेरे लिए मीलों की मुसाफत बन जाता है। नासिर का मैं साथ नहीं दे रही, लेकिन मेरी बच्ची, इतना सोचो, तुम्हारा भला चाहता है। छोटे बच्चों का साथ, घर की जिम्मेदारियाँ, बाहर के बोझ से वो तुम्हें आज़ाद रखना चाहता है। तुम घर की मलका हो, नौकर या ग़ुलाम नहीं। वो अच्छा कमाता है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता है। ऐसे ज़िद लगाओगी और शैतान को दाव चलाने का मौका मिल जाएगा तो एक और मेहरुन्निसा बरसों बाद किसी सादिया को समझा रही होगी। शैतान को सबसे ज़्यादा खुशी मियाँ बीवी में जुदाई डालकर होती है। ज़िद लगाकर, अना को जितवाकर तुम और नासिर खुश हो जाओगे, लेकिन बच्चे बाप के साय से महरूम हो जाएंगे। तुम्हारा मुतालबा गलत नहीं तो नासिर की बातें भी दुरुस्त हैं। तुम शौक़ पूरा कर लेना, बच्चे स्कूल जाने लगें तो तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा वक्त सब्र से काट लो मेरा बच्चा, अपना आशियाना बचा लो। बेतरतीब से टूटे फूटे जुमले बोलकर मेहरन फुप्पो चुप कर गईं। उनकी आंखों की वीरानी ने मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा दी। ऐसा भी हो सकता था, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने बच्चों को उठाए मेहरन फुप्पो के साथ वापस अपने घर, अपनी जन्नत में कदम रखा। बच्चे तो खुश थे ही, अपना दिल भी बाग बाग हो गया। सबसे मिलकर मैं नासिर का इंतज़ार करने लगी। इतनी मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले शौहर का मुस्कुरा कर खैर मकदम करना भी ज़रूरी था। और मुझे यकीन था वो मुझे खुशी और बेयकीनी से अपनी पनाहों में ले लेंगे। गलत मैं थी, माफ़ी मांगना भी मेरा काम था। 4 औरतें 4 कहानियाँ अपने इख्तिताम को पहुँची। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।